जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझे बताते जाइए, अच्छा रहेगा। क्या आपको मेंडल याद है? मेंडल को बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक। कब से कब तक काम किया? 1856 से 1853। क्या बात की थी? फैक्टर। क्या कहा था? फैक्टर को किसी को आइडिया था कि नहीं? अब देखो लोग कैसे कैसे, कितनी जर्नी लंबी है। फिर इनके काम की रिडिस्कवरी हुई। कौन कौन था? ह्यूगो डी व्रीज। याद आया आपको? ह्यूगो डी व्रीज के अलावा कार्ल लॉरेंस और बेटा इसके अलावा शर्मा। याद आया आपको? इसके बाद जब इनके काम की रिडिस्कवरी हुई तो दी गई क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। याद है? बोलो कौन थे? सटन एंड बावेरी। सटन एंड बावेरी। और सटन एंड बावेरी के काम को मोहर लगाया। किसने लगाया? टी.एच. मॉर्गन। और तब से हम लोग जेनेटिक मटेरियल को ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं हमें। तो इतने वैज्ञानिकों का नाम आपको मिल चुका है, अब नाम लिखते जाइए। मेंडल का कब से है? 1856 से 18। रिडिस्कवरी ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस, शर्मा। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बावेरी। और उसका प्रूफ टी.एच. मॉर्गन। कौन बेटा? लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये करते करते सन 1928 आया, 1921। एक साइंटिस्ट मिले, ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बाद सॉरी, लोगों को पहली बार आइडिया हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कि हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं थे। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट आया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो 1928 तक आते आते हम लोग को जेनेटिक मटेरियल क्या है अभी तक आइडिया नहीं था। तो मैं इस बोर्ड में लिखे हुए सारे साइंटिस्ट का नाम आपसे जानना चाहूँगा। मैं इसे हटा रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे। चलिए, मेंडल याद है? मेंडल का नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से याद किया जाता है। क्या बेटा इन्होंने काम कब से कब किया? 1856 से 1863। क्या था काम? अपना पब्लिश 1865 में किया। 1900 तक कोई बेटा इनके बारे में कोई जानता नहीं था। 19 में रिडिस्कवरी हुई। कौन? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस। याद है? फिर इसके बाद क्या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक कौन? सटन, एक बावेरी। इसको प्रूव किया गया। किसने हुआ? टी.एच. अब 1928 आ गया। एंड 1928 तक आते आते एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ग्रिफिथ ने किया। ग्रिफिथ, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को सेरेंडिपिटी भी कहते हैं, लेकिन सुनिए क्या था। ग्रिफिथ एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। ये बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, also known as pneumococcus। कुछ बुक्स में इसका नाम डिप्लोकोकस निमोनी भी लिखा हुआ है। सो अगर इन तीनों में कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप लगाइएगा। सो एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, न्यूमोकोकस एंड डिप्लोकोकस निमोनी। वो देख रहे थे कि ये बैक्टीरिया का जो कल्चर करके देखते थे, ये दो तरीके की कॉलोनीज बनाता था। एक थी स्मूथ कॉलोनीज और दूसरी थी रफ कॉलोनीज। स्मूथ कॉलोनीज का जो ये बैक्टीरिया था, दिस कोकस था, एक्चुअली नॉट द रॉड सेम कोकस। कोकस का मतलब समझते हैं? स्फेरिकल। तो इसकी स्फेरिकल कॉलोनीज में कैप्सूल प्रेजेंट था। कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से ये बेटा स्मूथ दिखाई पड़ता था, कैप्सुलेटेड था ये बैक्टीरिया, इट वाज द कैप्सुलेटेड। और दूसरी जो रफ कॉलोनीज थी उनमें कैप्सूल नहीं था, सो इट वाज नॉन कैप्सुलेटेड।
तो सिंपल बात है कि आपको न्यूमोकोकस की दो तरीके की कॉलोनीज मिल जाएंगी प्लेट पर, कल्चर प्लेट में, एक स्मूथ कॉलोनी और एक रफ कॉलोनी। जो स्मूथ कॉलोनीज के बैक्टीरिया थे दे वॉज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, और यहां पर एक डिसीज होती थी, दिस डिसीज वॉज अ निमोनिया। निमोनिया लंग्स में होने वाली एक डिसीज है जिसे हम लोग निमोनिया के नाम से जानते हैं। अगर निमोनिया हो जाए तो लंग की पैरेन्काइमा में कंसोलिडेशन हो जाता है। कंसोलिडेशन का मतलब है हार्डनिंग हो जाती है। तो अगर हार्डनिंग होने लगेगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ये मैमल में डिसीज है, लंग्स वहीं पर बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं, वहाँ पर एक काम हो रहा। तो बताओ जो मैंने अभी अभी पढ़ाया, क्या बताया कि हमारे पास कितने प्रकार की कॉलोनीज हैं? दो। एक कौन सी? स्मूथ और एक रफ। स्मूथ वाली पैथोजेनिक है और ये बीमारी करती है, बीमारी का नाम निमोनिया। निमोनिया है। और रफ वाली कॉलोनी जो है वो पैथोजेनिक है कि नॉन पैथोजेनिक? नॉन। तो ये इसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। इनके पास लैब में चूहे थे, इन्होंने पाल रखे थे, और चूहों को बेटा स्मूथ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाते थे। जरा आप सोच के देखिए, अगर मैं इंजेक्शन डालूं स्मूथ बैक्टीरिया का तो बताइए बीमारी होगी कि नहीं होगी? बताइए चूहा बचेगा कि मर जाएगा? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था। वो चूहे को एक इंजेक्शन लगाते थे, चूहा मर जाता था। दूसरी कॉलोनी थी रफ कॉलोनी। रफ कॉलोनी भी सेम बैक्टीरिया की थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही था। और उस बैक्टीरिया को हम लोग जब कभी भी बॉडी में इंजेक्ट कराते थे तो इंजेक्ट कराने के बाद हम देखते थे बीमारी हुई नहीं, और बीमारी नहीं हुई तो बेटा चूहा मरता नहीं था। अब बताइए दोनों बैक्टीरिया सेम है कि डिफरेंट? सेम। डिफरेंट नहीं है, दोनों बैक्टीरिया क्या है? सेम है, लेकिन एक डिसीज कॉज कर रहा है और एक डिसीज कॉज नहीं कर रहा। बताओ अंतर क्या है? एक में क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल, और एक में कैप्सूल नहीं है। तो बताओ कैप्सूल होना डिसीज होने की गारंटी है? यस। और अगर कैप्सूल ना हो तो डिसीज नहीं। तो दो प्रकार के आपके पास, कुल मिलाकर के दो प्रकार की कॉलोनीज थी। सो वी टेक अ व्हाइल, थोड़ा सा इसे बोर्ड को सही होने दीजिए, मैं उसको बताता हूँ। ओके, सो वंस मोर, ये रहा हमारे पास बैक्टीरिया। दो फॉर्म है, एक बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट है। बताइए कैप्सुलेटेड कि नॉन कैप्सुलेटेड? कैप्सुलेटेड, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास कैप्सूल है कि नहीं है? नहीं। इट इज कैप्सुलेटेड कि नॉन कैप्सुलेटेड? नॉन कैप्सुलेटेड। याद रखना जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इट इज अ पैथोजेनिक। कई बार टेक्नोलॉजी आपके लिए आफत बन जाती है ना? तो अपना पेन होता, बोर्ड होता, बस उसमें स्याही होनी चाहिए। आदमी जितना मॉडर्न होता जा रहा है उतना ज़्यादा डिपेंडेंट होता जाता है, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट। एक समय था कि हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते थे। बोले भाई 15 रुपए की सब्जी आई, 10 रुपए का मिर्चा आया, ये मर्चा चला गया। अपन एक हाथ में उंगलियों में काउंट कर लेते थे। अभी सारा का सारा मटेरियल कैलकुलेटर, और भी 2 बार देखना पड़ता है कैलकुलेटर सही है क्या। और ऐसा हो गया कि पहले तो लोग गए और कब पहुंचे, जब पहुंचेंगे फिर वो एक चिट्ठी लिखेंगे, फिर वो आएगी और फिर 7 दिन बाद पता चलेगा
मैं आराम से पहुंच गया हूं। आगे समाचार ये है कि मैं यहाँ पर आकर के खुश हूँ। तुम लोगों ने कभी पुराने लेटर्स पढ़े? पक्का? नहीं? क्या जबरदस्त चीजें हैं। आप उन्हें 10 बार 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 पढ़ सकते हो। बोले सर मैं मैसेज भी कई बार पढ़ लेता हूँ। नहीं, जो लेटर में है वो मैसेज में नहीं। राजन तुम काहे चक्कर में हो? तुमको ना मैसेज मिलेगा ना लेटर मिलेगा। आइए, ओके, बस जहां तक मैं अलाउ करूं वहां तक। तो एक कौन सा फॉर्म है? एस फॉर्म। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। कौन सा फॉर्म है? एस। एस इज रफ और स्मूथ। और दूसरा कौन सा फॉर्म है? आर फॉर्म। तो बताओ दोनों बैक्टीरिया सेम है कि डिफरेंट है? सेम। तो बताइए इसमें कौन सी कॉलोनी रफ है? आर। कौन सी स्मूथ है? एस। एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ। अब होता क्या था, एस फॉर्म इज पैथोजेनिक, और पैथोजेनिक का मतलब है कि ये डिसीज कॉज करेगा, और आपको जो डिसीज होगी उसका नाम क्या है? निमोनिया। और ये निमोनिया जो डिसीज है ये लंग्स डिसीज है, और लंग्स बेटा अगर इन्फेक्ट हो गए तो डेथ हो जाएगी। याद रखना, आर फॉर्म इट इज नॉन पैथोजेनिक। सिंपल एक्सपेरिमेंट था, बहुत आराम से वो एक्सपेरिमेंट करते थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे तो सही लगेगा। देखिए क्या था वो, क्या करते थे। उन्होंने एक चूहा लेना है, बचपन में सीखा था चूहा बनाना, आज तक बना रहा हूँ, सही है, ओके। और उसको एस फॉर्म इंजेक्शन लगाना है। आर फॉर्म के एस फॉर्म, एस फॉर्म। और जब एस फॉर्म का इंजेक्शन चूहे को लगाना है, चूहे की बेटा डेथ हो जानी। क्यों डेथ हो गई बताओ? इसको डिसीज हुई। कौन सी डिसीज हुई? निमोनिया। दूसरा उन्होंने आर फॉर्म का, सेम बैक्टीरिया, आर फॉर्म का इंजेक्शन लगाना है। अब की बार फिर से चूहा को इंजेक्शन लगाना है, और चूहा जिंदा बना रहा। क्यों जिंदा रहा? क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी में नहीं गया है। अगर बैक्टीरिया बॉडी में गया तो बीमारी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो दोनों बैक्टीरिया सेम है कि डिफरेंट? सेम, लेकिन फॉर्म अलग है। एक कैप्सुलेटेड और एक नॉन कैप्सुलेटेड। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डिसीज करेगा और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डिसीज नहीं करेगा। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट था। एक चूहे को उन्होंने इंजेक्शन लगाया, चूहा मर गया। दूसरे चूहे को इंजेक्शन लगाया, चूहा नहीं मरा। तीसरी बार उन्होंने मजे मजे में क्या किया कि अपना जो एस फॉर्म था उसे गर्म कर दिया। हीट किल्ड एस फॉर्म लिया। प्लीज आप मुझे बताइए किसे गर्मा दिया? चूहे को? चूहे को गर्म कर दिया? क्या बैक्टीरिया को गर्म किया? बैक्टीरिया को गर्म किया, जिससे बैक्टीरिया जिंदा रहा कि मर गया? पता नहीं सर। बैक्टीरिया हीट किल्ड है, बैक्टीरिया मर गया है, अब बैक्टीरिया जिंदा नहीं है। और जो मरे हुए लोग हैं वो डिसीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो याद रखना, हीट किल्ड एस फॉर्म जब चूहे को लगाया गया तो चूहा जिंदा बना रहा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इससे पता चलता है कि अगर जिंदा एस फॉर्म डाला जाए तो बीमारी होगी, और अगर आर फॉर्म डाला जाए तो बीमारी नहीं होगी, और हीट किल एस फॉर्म डाला जाए तो भी बीमारी नहीं होगी। तीसरा एक्सपेरिमेंट उनका बिल्कुल बच्चों जैसा था। जैसे बच्चे सोचते हैं वैसे उन्होंने सोचा कि देखो आर फॉर्म डिसीज नहीं करता, हीट किल एस फॉर्म डिसीज नहीं करता, दोनों डिसीज नहीं करते, दोनों को मिक्स करके देखते हैं डिसीज होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिसीज, अरे बोलोगे, और ये डिसीज ये क्यों नहीं करता? जिंदा है कि मर गया है? मर गया। तो उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, आर फॉर्म नाम का बैक्टीरिया लिया, ये जिंदा लिया, साथ में हीट किल्ड एस फॉर्म बैक्टीरिया लिया। अब जो मैं पूछूं उसको बोलो तो फिर आपको समझ में आएगा। अगर अकेले हीट किल्ड एस फॉर्म लिया जाता तो डिसीज करता कि नहीं करता? नहीं करता। आर फॉर्म भी डिसीज, तो दोनों को डिसीज करनी नहीं चाहिए। तो उनके हिसाब से चूहा मरना चाहिए था कि नहीं? नहीं। तो जब चूहा नहीं मरना चाहिए था तो चूहे की डेथ हो गई। इनको ये सरप्राइज लगा कि चूहा मर क्यों गया। मैं भी होता तो ऐसे ही सोचता कि चूहा क्यों मर गया। भाई चूहे को अगर आर फॉर्म लगाओ तो डिसीज नहीं होती, हीट किल एस फॉर्म लगाओ तो डिसीज नहीं होती, और यहाँ पर वही दोनों चीजों को मिक्स किया गया है जिनमें डिसीज नहीं होती, फिर भी चूहा क्यों मर गया। उन्हें लगा चूहा किसी और वजह से मरा होगा। यकीन मानिए उन्होंने मरे हुए चूहे का ब्लड प्यूरिफाई किया, और उसके ब्लड में उन्हें लिविंग एस फॉर्म मिला। लिविंग एस फॉर्म,
ये बात और ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि यार मैंने तो हीट किल एस फॉर्म चूहे में डाला था, उसकी बॉडी में लिविंग एस फॉर्म कैसे आ गया? तो अब तो दो ही वजह हो सकती हैं, जो मरा हुआ समझ के डाला गया था वो मरा नहीं होगा, जिंदा होगा। लेकिन उन्होंने कई बार चेक किया, मरा ही डाला गया था, वो जिंदा नहीं था। तो उन्होंने कहा अब ये मरा हुआ अंदर जाके तो जिंदा हो नहीं सकता। तो हुआ क्या? बोले आर फॉर्म इज गोइंग टू चेंज इनटू एस फॉर्म। आर फॉर्म चूहे के अंदर डाला गया, आर फॉर्म चूहे के अंदर डाला गया और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और एस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसने क्या कर दी? डेथ। तो लोगों ने पूछा अगर आर फॉर्म एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जब अकेले आर फॉर्म डाला जाता है चूहे में तो वो एस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट नहीं होता? तो बोला गया इसकी एक वजह हो सकती है, ध्यान सुनना, वजह यह है कि मरे हुए एस फॉर्म से कोई चीज निकली है। फिर सुनना, मरे हुए एस फॉर्म से कोई चीज निकली है जो आर फॉर्म के अंदर गई है और आर फॉर्म को बदल दिया गया है। आर फॉर्म को बदलना, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म। बोलो क्या? और आर फॉर्म बिकम द एस फॉर्म। आर फॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू एस फॉर्म, यानी आर फॉर्म ने अपना कैरेक्टर वही रखा कि बदल दिया। किसी से पूछा गया कि कौन सी चीज निकली है? ग्रिफिथ ने कहा ये जो भी निकली है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बोलो क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बेटा हीट किल एस फॉर्म से निकल रहा है, जो आर फॉर्म में जा करके आर फॉर्म को एस फॉर्म में चेंज कर रहा है और उसकी मॉर्फोलॉजी बदल दे रहा है और तब चूहा मर रहा है। ये बहुत खतरनाक बात बोली उन्होंने। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी, आप जिसे देख रहे हो कि वो कार है अचानक वो रोबोट में चेंज हो जाती है, क्या करता है? अपना रूप वही रखता है कि बदल देता है। तो जिसे आप आर फॉर्म समझ रहे थे वो आर फॉर्म निकला कि एस फॉर्म? कैसे निकला? क्योंकि उसके अंदर कोई मटेरियल गया। कहां से गया? हीट किल एस फॉर्म से। और उस मटेरियल का नाम क्या रखा गया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जब ग्रिफिथ से पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर से सुनो, ग्रिफिथ ने कहा मुझे इसका केमिकल नेचर नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि कोई बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल एस फॉर्म से आर फॉर्म में गया है और आर फॉर्म को बदल दिया है। नहीं तो अकेले आर फॉर्म जब भी डाला जाता है चूहे में वो आर फॉर्म ही रहता है, एस फॉर्म में चेंज नहीं होता। तो आर फॉर्म को एस फॉर्म को बदलने वाला कोई ना कोई चीज तो होगा। अब ग्रिफिथ की इस बात को लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी को मालूम नहीं था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। खैर, लोगों ने कहा अगर हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता चल जाए, एवरीवन हियर एक बार और सुनना, अगर हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता चल जाए तो हम उस चीज का पता लगा लेंगे जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बोले कैसे? बोले यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने आर फॉर्म के कैरेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एस फॉर्म। और कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली चीज क्या होती है? फैक्टर। तो अगर कहीं हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मिल जाए तो क्या हमें फैक्टर का पता चल जाएगा? यस। व्हाट आर द फैक्टर्स? No, factor are the substance which can control the character. और बोलो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कैरेक्टर कंट्रोल करने की क्षमता है? यस सर, क्योंकि बेटा यही है जो आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करा है? एस फॉर्म। तो आर फॉर्म भी एक कैरेक्टर और एस फॉर्म भी एक कैरेक्टर। तो एस फॉर्म के कैरेक्टर के लिए कौन सा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अगर हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता चल जाए तो क्या हमें फैक्टर पता चल सकता है? इसलिए ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जिसने पहली बार इंडिकेट किया कि हम जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने वाले हैं। क्या उन्होंने ढूंढ लिया? नहीं ढूंढा, क्योंकि उन्हें एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मालूम था कि नहीं मालूम? नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपको आ गया। चलो अब बताओ किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? क्या ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है? क्या ये डिप्लोकोकस निमोनिया है? क्या ये न्यूमोकोकस है? कितने फॉर्म हैं? एक ऑन एस, एक आर फॉर्म, कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। कौन डिसीज करेगा, कौन नहीं करेगा? 4 एक्सपेरिमेंट किए, चूहों को 4 बार इंजेक्शन लगाया। पहली बार चूहा बचा कि मर गया? क्यों मरा? डिसीज हो गई। दोबारा किस कौन सा? जो आर फॉर्म, चूहा मरा कि जिंदा रहा? जिंदा रहा। फिर तीसरी बार हीट किल एस फॉर्म का इंजेक्शन लगाया, चूहा मर गया, जिंदा रहा।
अकेले आर फॉर्म का इंजेक्शन लगाया जाए चूहा मरेगा नहीं, अकेले हीट किल एस फॉर्म का इंजेक्शन लगाया चूहा मरेगा नहीं, दोनों को मिक्स किया, अजीब बात हुई, चूहा बचा कि मर गया? मर गया। और बताओ, डाला था हीट किल एस फॉर्म, चूहे में किसने ला? आर एस फॉर्म मिला, और कैसा? लिविंग। तो लोगों ने कहा मरा हुआ एस फॉर्म जिंदा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? क्या मंगाया बाबू? कुछ रंग वंग मंगाया? अच्छा, ऐसी कोई बदतमीजी मत करना। सो आप लोग डिसाइड करो, पहले लड़के यहाँ से लीव करेंगे क्लास के बाद कि लड़कियाँ? अगर हाँ तो लड़के पहले लीव कर जाएं, गर्ल्स के साथ अभी मैं निकलता हूँ। अगर किसी ने बदतमीजी की तो मैं इतना मारूंगा कि तुम सही हो जाओ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। आपको बहुत रंग वंग लगाने का मन है, जाइए हॉस्टल में खेलिए। तुम्हारी हिम्मत है, तुम लगा दोगे रंग? हाँ हाँ, तुम क्लास के बाद तुम हमको पूरे के पूरे उसमें तालाब में फेंक देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्लास के बाद आप कुछ भी करो मेरे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम देयर फॉर यू, ठीक है? ओके। लेकिन यहाँ बदतमीजी नहीं, क्योंकि यहाँ गर्ल्स बैठी है, और बदतमीजी नहीं करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई मेरी वजह से क्लास करने आया, 4-5 बच्चियों के मैसेज आए कि सर कोई बदतमीजी ना करे, मैंने कहा मैं हूँ। अब तुम मेरे इस विश्वास को तोड़ दोगे? तोड़ोगे? बस इतना करो, आप हमारी इज्जत रखो, हम आपको अपनी इज्जत सौंप देंगे। आप हमको लेकर के गड्ढे में डाल देना, इसमें खुश हो जाओगे? राजन, तुम्हारे को खुशी मिलेगी इसमें? बेटा, काले रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं है। देखो कितना बदतमीजी वाला बात हो गई। अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बताया आपने? क्या कुछ घुसा? कहां से? हीट किल एस फॉर्म से। कहां पर? आर फॉर्म। आर फॉर्म को बदल दिया किसमें? एस फॉर्म। इस प्रिंसिपल का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर मालूम था कि नहीं? नहीं मालूम। तो अब बोलते हैं कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज मिसिंग, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी। तो याद रखना, अगला टॉपिक उसी चीज को बताने के लिए है, एंड दैट इज नोन एज बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें पता करनी है। चलिए, तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता करने के लिए 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम है एवरी, एक का नाम है मैक्लिओड, और एक का नाम है मैककार्टी। तो याद रखना, एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी ने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर बताया। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शब्द किसने दिया? ग्रिफिथ ने। लेकिन उसका केमिकल नेचर एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी बताया था। वेरी गुड। अब एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी ने एक सिंपल बात बोले कि हाँ, हम चौथा एक्सपेरिमेंट दोबारा देखते हैं, और चौथे एक्सपेरिमेंट में यह कहा गया कि आर फॉर्म को एस फॉर्म में तब्दील करने के लिए हीट किल्ड एस फॉर्म से कोई चीज निकली। हीट किल्ड एस फॉर्म से कोई चीज निकलेगी, और ये हीट किल्ड एस फॉर्म से जो चीज निकलेगी वो जाएगी आर फॉर्म में, और आर फॉर्म को कन्वर्ट कर देगी किसमें? एस फॉर्म। ओके, फिर से बोलो, हीट किल एस फॉर्म से कोई चीज निकली जो कहां गई? आर फॉर्म, और आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दी? एस फॉर्म। इसका मतलब है वो चीज प्रेजेंट कहां होनी चाहिए? क्या वो हीट किल एस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए? यस। तो क्या किया एवरी, मैक्लिओड, मैककार्टी ने? हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई कर दिया कि अगर कोई भी चीज इसमें है तभी तो वो यहां से निकल के आर फॉर्म में जाएगी। यस, नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, क्या बोला गया? ग्रिफिथ ने क्या बोला था? हीट किल एस फॉर्म से कोई चीज निकली जो कहां गई? उस कोई चीज का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बोलो क्या?
तो क्या वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल एस फॉर्म से निकला था? कहाँ गया था? आर फॉर्म, और आर फॉर्म में जाने के बाद उसे किसमें कट किया था? एस फॉर्म। तो इसका मतलब है वो चीज जहां से निकली वहां होनी चाहिए, यस। तो उन्होंने फ्रेश मैटर बनाया हीट किल एस फॉर्म का, और हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने पर उन्हें बहुत सारे सब्सटेंस मिले। उन सब्सटेंस के अलावा 3 ऐसे सब्सटेंस मिले जिन पे उन्हें शक गया। एक उन्हें मिला डीएनए, एक उन्हें मिला आरएनए, और एक मिला उन्हें प्रोटीन। उन्हें लगा हो सकता है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो। इन्हीं तीनों में से कोई एक ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर सकता है, जो कहां से निकलेगा और कहां जाएगा, और आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये किसने बोला? एवरी मैक्लिऑन, क्योंकि उन्होंने क्या प्यूरिफाई किया? हीट किल एस फॉर्म। और हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई करने पर कितनी चीजें मिली? 3। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए, और पक्का? अब ध्यान सुनना, डीएनए आरएनए प्रोटीन में से क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको पता करने के लिए उन्होंने 3 और एंजाइम का प्रयोग किया। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। 3 एंजाइम लिए उन्होंने। एक ऐसा एंजाइम लिया जिसका नाम है डीएनएज। ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है। दूसरा लिया आरएनएज। ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है। और तीसरा लिया प्रोटीएज। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो कितने प्रकार के एंजाइम लिए? 3। एक कौन? डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज। और इन 3 एंजाइम के साथ उन्होंने ग्रिफिथ का चौथा एक्सपेरिमेंट दोहराया। ग्रिफिथ का याद है? कौन सा चौथा एक्सपेरिमेंट था? चौथा एक्सपेरिमेंट याद है? क्या क्या था? हीट किल एस और आर फॉर्म का मिक्सचर लिया था। अब की बार मिक्सचर के साथ ये 3 एंजाइम में से कोई एक एंजाइम लिया। बोलो कौन कौन? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज आरएनए? व्हाट इज प्रोटीज? अब मैं इसे हटा रहा हूं, मैं इससे पूछूंगा। बताओ, तीनों साइंटिस्ट के नाम याद है? नाम बताओ। एवरी, मैक्लिऑन, मैककार्टी। तीनों हो गए? और तीनों ने किसको प्यूरिफाई किया? किसको प्यूरिफाई किया? हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई किया। और हीट किल एस फॉर्म को प्यूरिफाई करने में 3 चीजें मिली। तीनों चीजें याद है? पहला, तो बताओ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 3 चीजें हो सकती थी, या तो डीएनए, या तो आरएनए, या तो प्रोटीन। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता था। उन्होंने तीनों को पता कराने के लिए कि कौन है, 3 एंजाइम लिए। पहला कौन? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। कौन है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है? और कौन है आरएनए को? आरएनए। कौन है प्रोटीन को? प्रोटीन। अब देखिए, एवरी मैक्लिऑड मैककार्टी का पहला एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने आर फॉर्म लिया लिविंग, साथ में लिया हीट किल्ड एस फॉर्म। हीट किल एस फॉर्म, आर फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया एंड हीट किल एस फॉर्म के साथ इन्होंने प्रोटीएज नाम का एंजाइम लिया। तो मेरे को तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, आप मुझे बताओ। इन्होंने क्या लिया? आर फॉर्म। और क्या लिया? हीट किल एस फॉर्म, जिसमें कितनी चीजें हो सकती हैं? 3, या तो आरएनए, या तो डीएनए, या तो प्रोटीन। अब क्या लिया? तो अब मुझे श्योर है कि 3 चीजें में से एक चीज नहीं है।
अब बताओ इसमें प्रोटीन है कि नहीं है? नहीं है। अब ये इंजेक्शन इन्होंने चूहे को लगाया और जैसे ही ये इंजेक्शन उन्होंने चूहे को लगाया, चूहे की डेथ हो गई। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जवाब ही नहीं आता। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब है आर फॉर्म किसमें चेंज हुआ? एस फॉर्म। इसका मतलब है प्रोटीन बेटा मटेरियल में नहीं था, फिर भी आर फॉर्म किसमें चेंज हुआ? एस फॉर्म में। इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। 30% लोगों को नहीं आया, लेकिन वो पूछेंगे नहीं। फिर से सुनो, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या लिया? आर फॉर्म। दूसरा हीट किल एस फॉर्म, मिक्सचर लिया। अगर ये प्रोटीएज ना लेते तो चूहा मरता ही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। और कौन किस में बदल जाता? आर फॉर्म एस फॉर्म। इसका मतलब है कोई चीज यहां से निकलती, यहां जाती और आर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करती? एस फॉर्म। और यहां पर कितनी चीजें हैं? 3। एक कौन? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। और मैंने क्या डाल दिया? तो बताओ, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन में प्रोटीएज ने किसको मार दिया? प्रोटीन को। इसका मतलब प्रोटीन यहां पर बची, फिर भी कोई चीज निकल के आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर रही है? एस फॉर्म। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? और इसका मतलब चूहा मर रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल प्रोटीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन वैसे होता, लेकिन हमने क्या डाल दिया? प्रोटीन। यस और नो? इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है। और डिसीज हो रही है और बंदा मर रहा है। आगे चलो, दूसरा एक्सपेरिमेंट। नहीं समझ में आए पूछ लेना दोबारा। देखो, जानने का समय। फिर से इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी आर फॉर्म लिया, लिविंग। आर फॉर्म के साथ हीट किल एस फॉर्म लिया, हीट किल एस फॉर्म लिया। और साथ में इन्होंने अब की बार आरएनएज नाम का एंजाइम लिया। आरएनएज याद रखना, इस बार फिर से इन्होंने फ्रेश हीट किल एस फॉर्म लिया। फ्रेश हीट किल एस फॉर्म। और फ्रेश हीट किल एस फॉर्म में उन्हें कितनी चीजें का शक है? 3। एक कौन? आरएनए, एक कौन? डीएनए, और एक कौन? प्रोटीन। प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला कि नहीं? नहीं। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या लिया? आरएनएज। और जब उन्होंने आरएनएज लिया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। माइस को जब इंजेक्शन लगाया गया, माइस की डेथ हो गई। इसका मायने ये है कि अब भी हीट किल एस फॉर्म से कोई चीज निकल रही है जो कहाँ जाइए? आर फॉर्म। और आर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर रही है? एस फॉर्म। और एस फॉर्म ने ही बेटा डिसीज करके चूहे को मार दिया। बताइए वो चीज कौन नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने क्या ले रखा है? आरएनएज। फिर से बोलो। और आरएनएज लेने पर यह साबित होता है कि आरएनए यहां पर नहीं है। यस और नो? यस। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट करना था और उन्होंने लिया फिर से आर फॉर्म। आर फॉर्म के साथ फिर से फ्रेश हीट किल एस फॉर्म लिया। और हीट किल एस फॉर्म के साथ इस बार उन्होंने डीएनएज नाम का एंजाइम लिया। डीएनएज। बताइए हीट किल एस फॉर्म में कितनी चीजें हो सकती हैं? 3। या तो आरएनए, या तो प्रोटीन। आरएनए जेनेटिक मटेरियल, सॉरी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था कि नहीं? नहीं था। प्रोटीन नहीं था। अब किसकी बारी थी? डीएनए की। इसका मतलब है डीएनएज लेने पर इस मटेरियल में डीएनए बचा कि नहीं बचा? बचा नहीं बचा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं? पता चलेगा अभी। जब ये बेटा चूहे को लगाया गया, चूहा जिंदा बना रहा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब कोई चीज जो यहां से यहां जाती थी वो गई कि नहीं गई? और वो क्यों नहीं गई? क्योंकि हमने क्या लिया? डीएनए। और डीएनए बचा कि नहीं रहा? नहीं रहा। इसीलिए यहां से यहां नहीं गया। इस एक्सपेरिमेंट ने इनडायरेक्टली बताया। क्या बताया? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बोलो, फिर से बोलो, एक बार और बोलो। ये बात नहीं बताई, ये बात नहीं बताई। पक्का? इस एक्सपेरिमेंट ने बताया डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल।
इस एक्सपेरिमेंट ने केवल इतना प्रूव किया कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ये प्रूव करना अभी बाकी था। ये अभी तक प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पीपी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां क्या क्यों मरा नहीं चूहा, क्योंकि हमने कौन सा एंजाइम लिया? डीएनएज। और डीएनएज ने किसको खत्म कर दिया? डीएनए को। और डीएनए को खत्म कर दिया तो जो डीएनए जाता था वो गया कि नहीं गया? नहीं गया। तो बताओ आर फॉर्म एस फॉर्म में तब्दील, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो चूहा मरा नहीं। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डीएनए नहीं था, डीएनए इन दोनों में बचा रह गया था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। डीएनए यहाँ पर बचा नहीं इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे प्रूफ होता है डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यस और नो? तो दो एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, याद आया? क्या कहा था ग्रिफिथ ने? पता नहीं। पहले तो अपने आप को कंपोज करो और मुझे बताओ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का याद है? क्या नाम था? ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया याद है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था नाम उनके एक्सपेरिमेंट का। आप लोग आधे समय पर उल्टा बोलते हो। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होने वाले मटेरियल का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब रिलैक्स होकर जवाब दो। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या? ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बैक्टीरिया यूज किया, नाम बताओ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरा नाम? तीसरा नाम न्यूमोकोकस। दो फॉर्म है, एक कौन? एक कौन? दोनों में से कैप्सुलेटेड है, कौन सा? नॉन कैप्सुलेटेड है, कौन? आर फॉर्म। दोनों के इंजेक्शन लगाए गए। एस फॉर्म के इंजेक्शन लगाने पर चूहा रहा कि मर गया? मर गया। हाँ, मर गया। अच्छा, आर फॉर्म के इंजेक्शन लगाने पर चूहा मरा नहीं। मरे हुए एस फॉर्म के इंजेक्शन को लगाने पर चूहा जिंदा रहा कि मर गया? मर जिंदा रहा। फिर दोनों का मिक्सचर लगाया गया, चूहा मर गया। और चूहे के अंदर लिविंग एस फॉर्म मिले, क्योंकि अंदर जाने पर मरे हुए एस फॉर्म जिंदा हो गए। कुछ और हुआ? क्या हुआ? आर फॉर्म एस फॉर्म में तब्दील हो गया। आर फॉर्म एस फॉर्म में क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि हीट किल एस फॉर्म से कोई प्रिंसिपल निकला जो कहाँ गया और उसने चेंज कर दिया, और इस प्रिंसिपल का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बोलो क्या नाम है? क्या ग्रिफिथ को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर मालूम था? फिर तीन साइंटिस्ट आए, तीनों के नाम एवरी, मैकलियान, तीनों आए, और इन तीनों ने मिल करके बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पक्का? इन्होंने इसे बताने के लिए तीन एंजाइम लिए, तीनों के नाम याद है? आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को अगर प्रोटीएज के साथ किया जाए, किसके साथ? तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? चूहा मरेगा? मरेगा। इसका मतलब है प्रोटीन इज अ ट्रांसफॉर्मिंग नहीं। अच्छा, आरएनएज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चूहा मरा। इसका मतलब आरएनए इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, डीएनएज लिया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, चूहा नहीं मरा। अच्छा, नहीं मरा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग। एंड नाउ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और इसका प्रूफ एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ मिलेगा, अनइक्विवोकल प्रूफ। ऐसा प्रूफ जिसमें कोई संदेह नहीं बचा कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसको बताने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम है हार्से और एक है चेज।
and this is known as Harsey and Chase experiment. Sometimes it is also known as Blender's experiment. Harsey and Chase experiment, also known as Blender's experiment. अब जरा पेन थोड़ी देर के रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ी अलग बातें मुझे आपको बतानी है। जब तक हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उसके पहले तक दुनिया के वैज्ञानिक दो खेमों में बटे हुए थे। दो प्रकार के थॉट इस दुनिया में चल रहे थे। लोग कह रहे थे कि प्रोटीन कैन बी जेनेटिक मटेरियल। कुछ लोगों का कहना था प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। और कुछ लोग कहते थे डीएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल। जब आपको कहीं जल्दी नहीं होती तो रुक के सोचना चाहिए कि ऐसा क्या बात है जो सर पढ़ाना चाह रहे हैं। फिर से बोलना, जब तक हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था तब तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दो तरीके के अलग अलग थॉट को परसिस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के हिसाब से प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और कुछ लोगों के हिसाब से डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। जो लोग प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल बोलते थे वो उसके पीछे दलील देते थे। दलील ये देते थे कि दुनिया में देयर आर सो मैनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। आप एक इंसान को पकड़ लो, एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत बातों में अलग है। इंसान ही इंसान बहुत बातों में एक दूसरे से अलग है। तो बताओ, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अगर बहुत सारे कैरेक्टर हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर चाहिए। वी नीड मैनी फैक्टर्स। और अगर हमें बहुत सारे फैक्टर चाहिए इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए। तो फैक्टर शुड बी वेरिएबल। इतना वेरिएबल होना चाहिए कि वो दुनिया के सारे अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर सके। और लोगों ने कहा कि प्रोटीन में बड़े वेरिएशंस हो सकते हैं क्योंकि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एंड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से बनने की वजह से इनमें वेरिएशन अपार हो सकते हैं। अगर आप मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो 20 अमीनो एसिड्स के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे आर मैनी, इतने ज्यादा हो सकते हैं कि कोई जवाब नहीं। तो लोग कहते थे कि प्रोटीन में जितनी वेरिएबिलिटी है उतनी डीएनए में वेरिएबिलिटी नहीं है। और डीएनए को इस वेरिएबिलिटी में बहुत कम पाते थे क्योंकि वो मानते थे कि डीएनए में ए, टी, जी, सी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उतना वेरिएशन पैदा नहीं कर सकते जितना वेरिएशन कौन पैदा कर सकता है, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो एसिड से 20। तो जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से वेरिएशन पैदा हो सकते हैं, क्या वो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से हो सकते हैं? नहीं। इसलिए प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानने वाले लोगों की एक पूरा का पूरा सीरीज थी। बहुत सारे लोग प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मानते थे लेकिन कुछ लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते थे। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद से बात और उड़ने लगी कि यार ग्रिफिथ ने डीएनए को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया है और अगर कोई चीज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है तो वो कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है। और अगर कोई चीज कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है तो याद रखना उसमें बेटा जेनेटिक मटेरियल होने की क्षमता है। और याद रखना इस तरीके से पूरे विश्व के वैज्ञानिक 2 ही प्रकार की चीजों को जेनेटिक मटेरियल मानने पे तुले हुए थे, या तो प्रोटीन या तो डीएनए। और उसी समय किसी का ध्यान गया वायरस पर और लोगों ने कहा वायरस देखिए कितना गजब की चीज है क्योंकि उसके पास 2 ही चीजें हैं, या तो डीएनए, याद है, और या तो प्रोटीन। और प्रोटीन है तो कैप्सिड। प्रोटीन किसकी बनी? कैप्सिड। प्रोटीन से क्या बना है? कैप्सिड। और इन्होंने लैम्डा फेज, कौन सा फेज? लैम्डा। और लैम्डा फेज में केवल डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता। आपको बताया गया था डीएनए होता है। तो एक वायरस लिया, इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। फिर से बोलो, बैक्टीरियोफेज। तो लोगों ने कहा कि अब वायरस के पास तो 2 ही चीजें और वही 2 चीजों की लड़ाई चल रही दुनिया में। एक कौन? डीएनए।
और एक कौन, प्रोटीन। कुछ लोग गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे सर आपने पढ़ाया था वायरस कैन हैव आरएनए और डीएनए, तो मैं कहूंगा हाँ, द वायरस कैन हैव आरएनए और डीएनए, but if we specify the virus it will have either DNA or RNA, and we have specified it is lambda phase, so it have the DNA। तो उन्होंने कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया, लैम्डा, और लैम्डा फेज के पास आरएनए था कि डीएनए, डीएनए। तो लोगों ने कहा कि अब इसमें दो ही चीजें हैं, और जो दो चीजों में जो भी बेटा जेनेटिक मटेरियल होगा, इन दोनों में से जो चीज भी जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होगी वो अपने आप पता चल जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने वायरस की लाइफ साइकिल पे ध्यान दिया। मैं यहां लिख रहा हूं वायरस की लाइफ साइकिल, जरा ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए बता दीजिएगा। वायरस जिनका नाम था बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे। These are the bacteriophage virus. They infect the bacteria। तो यहां पर जो मैंने नीचे लिया हुआ है ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ में प्लाज्मिड होता है, याद रखना। बैक्टीरिया का अपना साइटोप्लाज्म होता है। बैक्टीरिया दे हैव देयर ऑन साइटोप्लाज्म, देयर ऑन मेटाबॉलिज्म, लेकिन वायरस के पास अपना साइटोप्लाज्म है कि नहीं। और याद रखना वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल, माइंड इट, मैंने क्या कहा, क्या मैंने डीएनए बोला, जो भी कर रहे हो फिर से सुनो, वायरस अपना, फिर से बोलो, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल कहां भेजते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, फिर से बोलो, और जेनेटिक मटेरियल भेज करके अपने जैसे और वायरस बना देते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया के अंदर पनप जाते हैं, फिर बैक्टीरिया को फाड़ कर ये वायरस बाहर निकल जाते हैं। और इस तरीके की साइकिल का नाम था लिटिक साइकिल। बोलो कौन सी, लिटिक। और ये बात हार्से एंड चेज को पता चल गई। हार्से एंड चेज ने कहा कि वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, नाम बताओ, बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है कि वायरस है, वायरस। इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, और बैक्टीरिया पे अटैक करके अपना क्या छोड़ता है। मैंने डीएनए बोला, मैंने प्रोटीन बोला। तो उन्होंने कहा कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है, किसके अंदर भेजता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल भेजकर नए वायरस को बना लेता है, और नए वायरस को रप्चर करके बाहर निकल आता है और दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करता है। इस साइकिल का नाम लिटिक साइकिल। फिर से बोलो, लिटिक मतलब लिसिस, ये बैक्टीरिया को बस छोड़ते हैं कि फाड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। तो लोगों ने कहा दो ही चीजें कुल मिलाकर, या तो प्रोटीन या तो डीएनए। अगर डीएनए अंदर जाता है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और अगर प्रोटीन अंदर जाती है तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। दोनों चीजें अंदर नहीं जाएंगी, या तो डीएनए जाएगा या तो प्रोटीन। नहीं समझ में आया, अरे जाग जाओ यार, बताओ लिटिक साइकिल क्या है, पता नहीं सर क्या है लिटिक साइकिल। एक वायरस है, नाम है बैक्टीरियोफेज, किसको अटैक करेगा, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डालेगा, क्या डालेगा, जेनेटिक मटेरियल डालेगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाकर के नए वायरस बना लेगा, नए वायरस के कैरेक्टर पैदा करेगा, और जो कैरेक्टर पैदा करता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो भी अंदर जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। और वायरस के पास कई चीजें हैं, कई है कि दो, और उन्हीं दो की लड़ाई चल रही थी। एक क्या है, प्रोटीन, एक क्या है, डीएनए। अगर प्रोटीन अंदर गया तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, और अगर डीएनए अंदर गया डीएनए। तो आओ यही पता लगा लेते हैं कि प्रोटीन अंदर गया कि डीएनए। इसी बात को पता लगाने के लिए हार्से एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, अब मैं पूछूंगा, बताओ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या ये एवरी मैक्लियोड मैकार्टी प्रूव कर पाए? क्या इसको प्रूव करने के लिए दो वैज्ञानिक आए? एक का नाम चेज। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम याद है? नाम बताओ। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। आप सुनते नहीं हो इसीलिए देर लगती है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? इसके लिए उन्होंने वायरस देखा। वायरस का नाम क्या था? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को अटैक करता था और बैक्टीरिया के अंदर क्या भेजता था? जेनेटिक मटेरियल। और वायरस के पास कितनी चीजें हैं? दो, या तो प्रोटीन या तो डीएनए।
अब आप हार्सेचेज क्या कर रहे हैं? हार्सेचेज देखो क्या कर रहे हैं। हार्सेचेज वायरस को कल्चर मीडियम में, ये लिविंग कल्चर मीडियम होता है, उस कल्चर मीडियम में वो रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ ग्रो करा रहे हैं। रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ ग्रो कराने की वजह से याद रखना सल्फर प्रोटीन में पहुंचती है, क्योंकि बेटा बहुत सारे अमीनो एसिड इनमें सल्फर पाया जाता है, और प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाती है। प्रोटीन कैसी होती है? रेडियो। याद रखना सल्फर डीएनए में नहीं होती, और डीएनए में नहीं होती तो बताओ डीएनए नॉर्मल की रेडियो एक्टिव? नॉर्मल। टाइम लगे फिर भी सही से जवाब दो, एक चीज अच्छे से सीख के जाओ, बोली अच्छी रहेगी। बताओ, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को पाला, कल्चर मीडियम में डाला, उस कल्चर मीडियम में क्या लिया? रेडियो एक्टिव सल्फर S35, 32 की 35, 35 S35 सल्फर 35 लिया, और सल्फर 35 लेने पर इन्होंने देखा वो सल्फर कहां गई होगी? बोलो कहां गई होगी? ये गई होगी प्रोटीन में, और प्रोटीन नॉर्मल हुआ होगा कि रेडियो एक्टिव? रेडियो। ठीक इसी तरीके से उन्होंने दूसरा मीडियम में भी बेटा, दूसरे मीडियम में भी वायरस को पाला। अब की बार वायरस को रखा गया फास्फोरस 32 में, फास्फोरस 32, और ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस है तो बताइए फास्फोरस गया फास्फेट में? पता नहीं, अरे जवाब दो। फास्फोरस गया फास्फेट में, फास्फेट गया न्यूक्लियोटाइड में। भूल गया, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें थी, बोलो, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, और फास्फेट अगर न्यूक्लियोटाइड में गया तो कहां गया? डीएनए में। तो बताओ डीएनए नॉर्मल रहा कि रेडियो एक्टिव? रेडियो। तो मैं केवल इतना सिखाना चाहता हूं, इनके पास वायरस एक प्रकार के थे कि दो? दोनों वायरस का नाम वही था, ये भी था लैम्डा, ये भी था लैम्डा, पर एक को किसमें पाला? सल्फर 35, फिर से बोलो, और एक को फास्फोरस 32, फिर से बोलो, इसको फास्फोरस। बताओ जिसको सल्फर 35 में पाला वो कौन? ऐसे उचकाना पड़ रहा। अब बताओ, बैक्टीरियोफेज का नाम याद है? लैम्डा फेज था, 2 चीजें थी, एक नाक था एक कान था, एक प्रोटीन था और एक डीएनए। पक्का? अब प्रोटीन डीएनए वाले इस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज लैम्डा वायरस था, यस और नो? इसको 2 अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया, एक सल्फर 35, दूसरा फास्फोरस 32। जब सल्फर 35 लिया तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई। अब मैं लिख रहा हूं, जागते रहना। हाँ सर कह रहा, हाँ सर जागते रहेंगे। अभी तक मतलब सो रहे थे, इससे प्रूफ होता है। यस सर। क्यों? क्योंकि सर पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है, आप सर पढ़ा रहे हो। हाँ यस सर। और सर आप जितना बदतमीज टीचर हो, आज तक हमने ऐसे टीचर देखा नहीं। यस सर। बताओ, एक दिन हमें पढ़ाने के लिए मार दिया जाएगा कि आप पढ़ाते क्यों? यस सर, यस सर। बताओ, इसका डीएनए नॉर्मल की रेडियो एक्टिव? नॉर्मल। बिटिया तुम्हारे चरण कहाँ है, लाओ। हम चाहे मर जाएं लेकिन तुम ऐसा ही करोगे। गले की बैंड बजी हुई है, कल 3.5 घंटा पढ़ा है, अभी आए और अभी वो उल्टा सीधा जवाब नहीं आएगा। अरे बेवकूफों, इमेजिनेशन पैदा करो, नहीं तो ये रह जाएगा। हार्सेचेज एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन, एंड दैट्स व्हाई आई एम अवेयर 3 टाइम, 3 गुना अवेयर हो करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बार हम लोग इसको सोचते हैं कि ना पढ़ाना पड़े। सल्फर 35 खिलाने पर सल्फर रेडियो एक्टिव था, इस वजह से प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई, तो इनकी कैप्सिड रेडियो एक्टिव है।
डीएनए इनका नॉर्मल है, जो व्हाइट है वो नॉर्मल है, जो पीला है वो रेडियो एक्टिव है। अब हमने दोबारा वायरस लिया, इस वायरस को हमने खिलाया है बेटा, क्या खिलाया बोलो, फास्फोरस। और फास्फोरस 32 खिलाने पर प्रोटीन नॉर्मल है, और प्रोटीन नॉर्मल है तो बताओ डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव। डीएनए कैसा, रेडियो। तो इनका डीएनए रेडियो एक्टिव है। बताओ दोनों वायरस एक ही हैं। ये भी कौन है, बैक्टीरियोफेज। ये भी कौन है, बैक्टीरियोफेज। इसका भी नाम लैम्डा, इसका भी नाम लैम्डा। पर दोनों को एक ही मीडियम में कि अलग अलग, इसको सल्फर, इसको फास्फोरस। फास्फोरस 32 पे रखने पर फास्फोरस रेडियो एक्टिव, सल्फर रखने पर सल्फर रेडियो एक्टिव। सल्फर पाई जाएगी प्रोटीन में, फास्फोरस पाया जाएगा डीएनए में। इनकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव, इनको डीएनए। ओके। फिर एक टेस्ट ट्यूब लाई गई, ये रही वो टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया डाले गए और बैक्टीरियोफेज डाले गए, यानी कि बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का मिक्सचर डाला गया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चल रहा है उसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। एक बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मल है, रेडियो एक्टिव की नॉर्मल, उसका अपना साइटोप्लाज्म कैसा है, नॉर्मल। और उस नॉर्मल साइटोप्लाज्म में एक वायरस अटैक कर रहा है, और वायरस अटैक करके अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजने की प्रक्रिया में है। और जेनेटिक मटेरियल पता नहीं कौन है, डीएनए है कि प्रोटीन, हमें नहीं मालूम। पर हमें मालूम है कि ये वायरस इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। इस प्रोसेस का नाम हमने रखा इन्फेक्शन। बोलो क्या नाम, इन्फेक्शन। तो बताइए अगर इन्फेक्शन यहां कराया गया होगा तो इन्फेक्शन वहां भी कराया गया होगा। यहां पर भी एक बैक्टीरिया का ग्रुप लिया गया टेस्ट ट्यूब में, ये रहा वो टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वायरस डाले गए, ये रहे वो वायरस। और वायरस से कहा गया कि तुम अटैक करो, उसने अटैक किया। प्रोसेस का नाम क्या है, इन्फेक्शन। फिर से बोलो। जब इन लोगों को लग गया कि इन्फेक्शन अपने नियत समय के हिसाब से पूरा हो गया होगा, पूरा हो गया होगा, इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के मटेरियल को तेजी से शेक किया, ब्लेंडर किया, मिक्स किया, शेकिंग, एजिटेशन किया। एजिटेशन किया बेटा टेस्ट ट्यूब को। एजिटेशन करने की वजह से वायरस और बैक्टीरिया एक दूसरे की सरफेस से अलग हो गए। वायरस एक दूसरे की सरफेस से अलग हो गए। कब अलग हुए, जब क्या हो चुका है, इन्फेक्शन। तो जिसको अंदर जाना था वो, जिसको अंदर जाना था वो, जब उन्हें लग गया कि जेनेटिक मटेरियल अंदर जा चुका है, किसके अंदर, अब पता नहीं क्या है, डीएनए गया होगा तो डीएनए, प्रोटीन गई होगी तो प्रोटीन। पहला स्टेप, पहला स्टेप। दूसरा एजिटेशन। एजिटेशन को ही बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। अब याद रखना, ब्लेंडिंग करने पर हुआ क्या होगा, वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग हो गए, लेकिन मिक्स है एक साथ ही। अलग अलग होने का मतलब है वायरस ने बैक्टीरिया के सरफेस को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वायरस अलग दिख रहा है, बैक्टीरिया अलग दिख रहा है, दोनों मिक्स है। ब्लेंड का मतलब, हाँ, मिक्स। तो वही वायरस वही बैक्टीरिया दोनों लोग प्रेजेंट हैं। इसके बाद पहला स्टेप हो गया इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप हो गया एजिटेशन, तीसरा स्टेप किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन। बोलो क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोग को ये प्रोसेस फिजिक्स में और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान आप टेस्ट ट्यूब को रख करके गोल गोल चक्कर में घुमाते हो, यस और नो। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन होने लगा टेस्ट ट्यूब का, तो टेस्ट ट्यूब में डेंसिटी के हिसाब से चीजें अलग अलग होने लगी। किसके हिसाब से, जो बेटा हैवी मटेरियल थे वो नीचे आने लगे, इनका नाम रखा गया पैलेट्स या प्रेसिपिटेट्स। और जो लाइट मीडियम थे, जो लाइट थे, हल्के चीजें थी, वो ऊपर जाने लगी, एंड इनका नाम था सुपरनेटेंट। फिर से बोलो, सुपरनेटेंट। अब आपको क्या लगता है
कि वायरस हल्के होंगे कि बैक्टीरिया? हाँ, वायरस। तो बताओ टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटेंट में कौन आया? हाँ, वायरस। और बताओ पैलेट में कौन आया? बैक्टीरिया। फिर से बोलो, बैक्टीरिया। तो अब दोनों तरफ के मटेरियल का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सो थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये रहा सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पर भी तीसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद दोनों की टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद टेस्ट ट्यूब में वही दो चीजें नीचे मिला, इसे बोला गया पैलेट्स। जो ऊपर मिला उसे बोला गया सुपरनेटेंट। यहां पर भी जो नीचे मिला उसका नाम रखा गया पैलेट या प्रेसिपिटेट। जो ऊपर मिला उसका नाम रखा गया सुपरनेटेंट। मैंने जानबूझ करके दोनों का कलर एक ही रखा है ताकि आप खुद कंफ्यूज हो कि सर पैलेट और सुपरनेटेंट किस वजह से आए? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब मुझे बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान चीजें किसके हिसाब से अलग होती है? हाँ, डेंसिटी। और डेंसिटी किसकी ज्यादा? तो मुझे बताओ पैलेट में क्या होंगे? फिर से बोलो, पैलेट में क्या होंगे? तो मैं लिख सकता हूं कि पैलेट में सर बैक्टीरिया होंगे, पैलेट में सर बैक्टीरिया होंगे। और मैं कह सकता हूं कि वायरस का बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ क्यों? क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर होगा। अब ये जगाओ, वायरस का एक मटेरियल बेटा बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है और बचा हुआ पार्ट है वो कहां आया होगा? सुपरनेटेंट। इसका मतलब सुपरनेटेंट में वायरस होगा कि बचा हुआ वायरस? बचा हुआ क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल होगा? नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा वही रहा होगा सुपरनेटेंट। पक्का? अब ऑब्जर्वेशन किया गया। इन्होंने देखा कि जिस सेंट्रीफ्यूगेशन मटेरियल में सल्फर 35 ली गई थी, फिर से बोलो, उसका सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव निकला। इससे प्रूव होता है कि सल्फर 35 क्या प्रॉब्लम होती बेटा? लाइट चली गई थी तो अभी तुम लोग चेंज करने के पहले थोड़ा सा लाइट तुरंत तो नहीं हो गई होगी। अभी तो लाइट आ रही थी। चेंज करने के लिए पहले टीचर से पूछ लिया करो। जब जनरेटर चल रहा हो आपको टर्न करना हुआ पूछ लिया करो। ना तुम्हारा मूड है ना लाइट का मूड है, केवल हमारा मूड है। और हमारा ही मूड चलेगा, तुम्हारा चल नहीं पाएगा। यस सर, बिना पढ़ाए हम छोड़ेंगे नहीं। अपना एक दिन बर्बाद किया तुमने, अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम कल ही भाग जाते। यस सर। अब मैं बता रहा हूं, यहां लिया था सल्फर 35, यहां लिया था फास्फोरस 32, और दोनों तरफ टेस्ट ट्यूब को मैं मैच करा रहा हूं। 3 स्टेप से गुजारा था। पहला इन्फेक्शन, बोलोगे नहीं? पहला, दूसरा ब्लेंडिंग और एजिटेशन। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो। बहुत दिनों बाद मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले। और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे बने रहो तभी अच्छा ही है। तो 3 स्टेप हुए। पहला कौन? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। टेस्ट ट्यूब मिली, टेस्ट ट्यूब में 2 मटेरियल मिले। जो नीचे मिला वो पैलेट, हाँ पैलेट, और जो ऊपर मिला वो। कितने अच्छे बच्चे हैं, एक ही चीज को 3 बार पढ़ते, कोई भी शिकायत नहीं करते मुझसे।
बोले आप क्या जानो सर कितनी गालियां निकल रही। यस सर। अच्छा मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह ये है कि मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं ये गुनाह नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये गुनाह। क्योंकि तुम लोग इस कोचिंग में आए थे, आप अपने सूडो मन के साथ आए थे कि पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा जानता था पढ़ेंगे है ही नहीं। तुम मम्मी से कह रहे थे मम्मी पढ़ के आएंगे, डॉक्टर बन के दिखाएंगे, तुम्हारे अंदर का मन कह रहा था मम्मी को बेवकूफ़ बना रहे हो, पढ़ने जाना है नहीं, मौज करने जा रहे हैं। और जब आपको कोई रियल पढ़ाने वाला आदमी मिलता है तुम्हें लगता है ये क्या हो रहा, ये तो सच में पढ़ाने लगा, हम तो मजाक मजाक में आए थे। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन की होली के रंग देखना, कोई रंग लगाए ना लगाए, तुम्हारी आंखों में जो रंग होंगे वाह। और उस सफेद कोट में जितने रंग तुम्हें दिखाई पड़ेंगे ना, उतने रंग कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। और इस रंग बिरंगी दुनिया में तुम चाहे जिस कलर इस रंग बिरंगी दुनिया में चाहे जितने रंग के कपड़े पहन लो, वो रंग जब तुम्हारे ऊपर चढ़ता है सफेद रंग, तो उसका मतलब ही अलग होता है। अरे रोक, एक इंटरनेट में फोटो वायरल है, रियल फोटो है। शी वॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट, रियल वीडियो, एकदम रियल फोटो है। एंड शी वॉज ऑन, है ना, उसका शादी का वरमाला पढ़ने वाली थी और शी वॉज ऑन द स्टेज, और उस घर में एक डिलीवरी होनी थी और बच्चा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। मतलब कई बार डिलीवरी करने पे बच्चों के कंधे फंस जाते हैं। सिजेरियन वॉज द ओनली ऑप्शन और वो इमरजेंसी सिजेरियन था। ऐसा नहीं कि उसने महान बनने के लिए किया, उसने स्टेज छोड़ा, पहले ओटी में गई, उसी ड्रेस में, द सेम ड्रेस, गर्ल लड़की थी, वो शादी वाली पोशाक में, उसने सर्जरी की, बच्चे को बाहर निकाला, सर्जरी करने के बाद वापस आई। क्या हुआ होगा, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? फिर शादी, पहले जॉब। और ये तुम्हारा जॉब ऐसा है कि ये इंजीनियर लोगों से अलग है। क्यों? इंजीनियर का पुल अभी वेट कर सकता है 2 महीने और, लेकिन जो बच्चा फंस गया पेट में वो 2 महीने वेट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा काम करने जा रहे हो जो वाकई महान है। और अगर आप इस लाइफ में पेशेंस नहीं सीख पाए, धैर्य नहीं सीख पाए, सेक्रीफाइस नहीं सीख पाए, तो आप गलत जॉब में जा रहे हैं। आप छोड़ दीजिए तैयारी करना। केवल सेलेक्ट हो जाने से अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। आपके अंदर कुछ कैरेक्टर भी पैदा होने चाहिए, और वो कैरेक्टर ये है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर सेक्रीफाइस होना चाहिए। आप ये सोचो कि हाँ हम खाना नहीं छोड़ सकते चाहे कोई पेशेंट हो, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। पैसे के लिए डॉक्टर बनने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, पैसा सब कमाते हैं और उसके पीछे सबका मोटो पैसा ही होता है कि पैसा एक ना एक दिन मिलेगा। लेकिन ये जॉब ऐसा है जिसमें पैसे के साथ साथ जो बेटा सर्विस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आप जिस जर्नी पे हो उसको और कठिन होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरल तरीका सिखाकर टीचर तुम्हें गलत बना रहे हैं। हर टीचर को बताना चाहिए कि ये जर्नी बहुत कठिन है, जितनी ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरोगे उतने ज़्यादा बलिष्ठ बनोगे। मेंटल टफनेस तुम्हारा बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में तुम रो नहीं सकते। एक इमरजेंसी जिसमें बाकी लोगों को देख करके हालत खराब हो जाती है। मेरा पहला दिन का पोस्टिंग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जब आप इंटर्नशिप करते हो तो 4.5 साल के बाद 5वीं साल आपका इंटर्नशिप होता। तो जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आप वार्ड जाते नहीं हो। वार्ड क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको मन ही नहीं करता, छोड़ो यार एक साथ सीख लेंगे। लेकिन इंटर्नशिप में आपकी पोस्टिंग लगती है, आपको जाना पड़ता है, आपको 1 साल सीखना पड़ता है। माई फर्स्ट डे, मैं MBBS 4.5 साल पढ़ चुका हूँ, लोग मुझे डॉक्टर मानने लगे हैं, 1 साल बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। माई फर्स्ट डे इमरजेंसी पोस्टिंग, SN मेडिकल कॉलेज जो बना है उसकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने से महात्मा गांधी रोड, MG रोड पास होती है, जो आगरा की सबसे बड़ी रोड है। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट। हाथ कट के अलग था, टूटा नहीं था, कट के अलग था, खोपड़ी फटी हुई थी। एंड द बंदा रस ऑफ द ब्लड के साथ आया और वो खुद अपना हाथ पकड़ के आया और क्योंकि वो इमरजेंसी के सामने हुआ था और आकर के बेहोश हो गया। और आई वॉज द ड्यूटी डॉक्टर, और मुझे मालूम नहीं था कि करना क्या है। उस पूरी भीड़ में सब परेशान थे, मैं सबसे ज्यादा परेशान था। बट आई कैन नॉट शो कि मैं ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया क्या करें
तो वो लोग कहेंगे तुम्ही को तो करना है ना। तब क्या होता है, अगर आप घबराए हुए हो, अगर आपका मेंटल टफ नहीं है, तो आप गलतियां कर बैठोगे और भीड़ तुमको मारेगी कि कैसा डॉक्टर आ गया। तो सबसे पहले काम अपना धैर्य मेंटेन करना होता है और सबको बाहर करना होता है। प्लीज अब बाहर आइए, क्योंकि अंदर क्या चलना है बाद में डिसाइड करेंगे। आप फोन करोगे, प्रोफेसर आएगा, अब देखेंगे हाथ का क्या होना है, सर फटा हुआ उसका क्या होना। तो हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप जरा जरा सी बातों में शिकायत करने लगे, सर जाना है, सर होली है। इसका मतलब आप डॉक्टर बनने के प्रोसेस में नहीं है। होली क्या इंपॉर्टेंट है? क्या यार उस शादी से दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज हो सकती थी? नहीं। स्टेज में बैठी हुई डॉक्टर बाहर आकर के पहले कहते ये निपटाना है, और आज आपको लग रहा कि होली में जाना था, सर आपने पढ़ा दिया और आप दुनिया के सबसे बदतमीज टीचर हो। मेरा दोस्त यही है कि मैं पढ़ा रहा हूं, और जबकि मैंने पहले बोल दिया था कि होली मैं भी मनाऊंगा, लेकिन 27 तक मेरे साथ रहोगे। आप नहीं आए 27, एक दिन पहले छोड़ रहा हूं 26 को, उसके बावजूद भी गालियां खा। अब धैर्य से 1 घंटा सुनो मुझे। फास्फोरस 32, यहां पर भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन किया गया, बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन किया गया, यहां पर भी ब्लेंडिंग की गई और यहां पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब एकदम शांत रहो बेटा। और यहां पर भी बेटा टेस्ट ट्यूब सामने आई, और यहां पर भी वही 2 फेज, एक है पैलेट और एक है सुपरनेटेंट। अब ऑब्जर्वेशन की बारी आई। हम सब जानते हैं सुपरनेटेंट में वो रहेगा जिसकी डेंसिटी कम है, पैलेट में वो रहेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि पैलेट में आए होंगे बैक्टीरिया। क्या आए होंगे? बैक्टीरिया। पैलेट में क्या आए होंगे? बैक्टीरिया। और जरा अब याद रखो, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था कि बैक्टीरिया में जो भी आया होगा वो बैक्टीरिया का अपना मटेरियल तो होगा ही, साथ में जेनेटिक मटेरियल भी होगा। किसका? वायरस का। एंड बैक्टीरिया वाज रेडियो एक्टिव की नॉर्मल? बैक्टीरिया वाज नॉर्मल। बैक्टीरिया वाज नॉर्मल। यस और नो? अब सुनो, अगर सुपरनेटेंट 32 वाला 35 वाला देखा गया तो रेडियो एक्टिव निकला। अगर सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव निकला, इसका मतलब रेडियो एक्टिव वाली चीज बैक्टीरिया में गई कि नहीं गई? नहीं गई, बैक्टीरिया के बाहर रह गई। और बताओ रेडियो एक्टिव वाली चीज क्या थी? सल्फर। और सल्फर कहां जाता था? प्रोटीन में। इसका मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया में बाहर रह गया। तभी तो रेडियो एक्टिविटी कहां आई? पैलेट में कि सुपरनेटेंट? सुपरनेटेंट। और जब सल्फर 35 वाले पोर्शन में बेटा टेस्ट ट्यूब को देखा गया तो रेडियो एक्टिव वाज इन पैलेट, और रेडियो एक्टिव पैलेट हो गया, पैलेट रेडियो एक्टिव हो गया। भैया पैलेट में तो बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया हमने रेडियो एक्टिव लिया नहीं था। और जब बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं लिया था तो रेडियो एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिव चीज आई, और रेडियो एक्टिव चीज क्या थी? फास्फोरस। और फास्फोरस कहाँ गया था? डीएनए। और डीएनए ही कहाँ गया? बैक्टीरिया। इसका मतलब जो चीज बैक्टीरिया के अंदर गई वो क्या थी? डीएनए। और हेंस प्रूव डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नहीं आया? किसने प्रूव किया? कितने स्टेप में? 3। पहला इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। 2 मीडियम लिए, एक कौन? सल्फर 35, फास्फोरस 32। इसमें बताओ वायरस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, यहाँ पर डीएनए। इन्फेक्शन करने दिया गया, ब्लेंडिंग की गई। ब्लेंडिंग करने पर बैक्टीरिया ने वायरस ने बैक्टीरिया को छोड़ दिया, लेकिन अलग क्या इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया? डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हो गए। ऊपर हल्का, नीचे भारी, बैक्टीरिया नीचे, बचा हुआ वायरस का पार्ट ऊपर। कौन बचा हुआ? बचा हुआ कौन सा? बचा हुआ। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बचा हुआ है कि बेटा बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरिया। कितने पार्ट? 2। एक कौन? सुपरनेटेंट। दूसरा कौन? पैलेट। एक कौन? सुपरनेटेंट। दूसरा पैलेट।
बताओ सुपरनेटेंट में क्या होगा? वायरस का वो पार्ट जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। और पैलेट में बैक्टीरिया होंगे? यस और नो? यस। अब बताओ, जब हमने सल्फर 35 लिया तो रेडियो एक्टिविटी कहां मिली? सुपरनेटेंट। इसका मतलब वायरस का बचा हुआ पार्ट रेडियो एक्टिव रहा। इसका मतलब है वायरस के बचे हुए पार्ट में सल्फर गई, और सल्फर कहाँ जाती है? प्रोटीन में। इसका मतलब वायरस का बचा हुआ पार्ट कौन है? प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई। और यहाँ जानो, यहाँ पर जैसे जानेंगे आप कि फास्फोरस बेटा रेडियो एक्टिव था, और उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गए। रेडियो बैक्टीरिया क्यों हुए? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल चीज कहाँ गई? बैक्टीरिया। और फास्फोरस किस में जाता है? डीएनए में। इसका मतलब डीएनए कहाँ चला गया? बैक्टीरिया में। इसका मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक। हम तो केवल इतना पता करने आए थे कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर गया? डीएनए। हैंस डीएनए इज अ जेनेटिक। तो बताओ किस एक्सपेरिमेंट ने प्रोटीन और डीएनए की लड़ाई को खत्म कर दिया? और इस एक्सपेरिमेंट का नाम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। फिर से बोलो, ब्लेंडर्स। और जब ये एक्सपेरिमेंट हो चुका तब दी गई प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। याद रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से देने के पहले पहले हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कर दिया गया। और ये बोला गया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल अच्छी। DNA is the genetic material in most of the organism. आज तो जुम्मा भी है। हाँ सही है, सही है। आज ही के दिन सब कुछ है। DNA is the genetic material in the most of the organism. Some viruses may have RNA as a genetic material. कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, और इन वायरसेस में के नाम आपकी बुक में दिए हैं, जैसे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। आप लोग याद रखें, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस, most of the plant virus they have the RNA as a genetic material. इसके अलावा इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज का नाम दिया है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। वैसे बैक्टीरियोफेज में डीएनए होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज है डीएनए। अभी लैम्डा फेज था, डीएनए। 5X74 था, डीएनए था। लेकिन दिस है आरएनए। कौन? क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो खैर ये दो इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। बताओ ज्यादातर लोगों में कौन है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। आरएनए की डीएनए? डीएनए। और कुछ जगह पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। दो जगह याद रखोगे? बोलो कौन? टीएमवी। व्हाट इज टीएमवी? टोबैको मोज़ेक वायरस। व्हाट इज क्यूबी बैक्टीरियोफेज? क्या ये बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस है? यस। बोले चाहे डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, किसी भी जेनेटिक मटेरियल में 4 प्रॉपर्टी होना बहुत लाजिम है, बहुत जरूरी है। वन इज नोन एज RSM फैक्टर। ये निमोनिक याद रखिएगा, RSM फैक्टर। जो भी बेटा जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है, जो भी सब्सटेंस, जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है, उसको रेप्लिकेशन आना चाहिए। R फॉर रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी ने और बढ़िया लाइन लिखी है, इट कैन मेक इट्स ऑन रेप्लिका।
ऑन रेप्लिका, अपनी रेप्लिका बनानी आनी चाहिए, अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को बनाना आना चाहिए। एस, इट शुड बी स्टेबल, एनसीईआरटी ने बेहतर लिखा है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। इस मटेरियल को स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। याद रखना, इट शुड हैव म्यूटेशन, पर याद रहे म्यूटेशन में इट शुड हैव द स्लो चेंजेस। आप कहेंगे सर म्यूटेशन क्यों होना चाहिए? बिकॉज म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को हमेशा इवोल्व होते रहना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए। एंड फैक्टर, इट शुड बिहेव लाइक मेंडेलियन कैरेक्टर। आपकी बुक में कैरेक्टर लिखा है, मैंने फैक्टर लिखा है। इट शुड बिहेव लाइक मेंडेलियन फैक्टर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में 4 प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वन इज नोन एज आर, सेकेंड इज नोन एज एस, थर्ड इज नोन एज एम। फैक्टर, व्हाट इज आर? रेप्लिकेशन। जो एनसीईआरटी लिखती है वो बेहतर लिखती है, वो लिखती है इट शुड मेक इट्स ऑन रेप्लिका स्टेबल, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। क्या इसे स्टेबल होना चाहिए? एम फॉर म्यूटेशन, फास्ट की स्लो, स्लो म्यूटेशन, और स्लो म्यूटेशन में स्लो चेंजेस हैं, और क्या होगा? इवोल्यूशन। एंड इट शुड बिहेव लाइक मेंडेलियन फैक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्यों दी गई? क्योंकि 3 बायोमॉलिक्यूल थे जो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं। प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। प्रोटीन कहता था कि मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं, आरएनए कहता था मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं, डीएनए कहता था मैं जेनेटिक मटेरियल हो सकता हूं। पहला पॉइंट प्रोटीन को मात दे देता है, क्योंकि प्रोटीन अपना रेप्लिका बना नहीं सकता, इसलिए पहला ही पॉइंट में प्रोटीन आउट, पहली बॉल में आउट हो गया। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल। व्हाई? क्योंकि इट कैन नॉट मेक इट्स ऑन रेप्लिका। अब कौन बचे? इसीलिए इस टॉपिक को दोबारा पढ़ो और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो ये लड़ाई डीएनए और आरएनए की है। तो पहली पॉइंट से प्रोटीन हटा, दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट में डीएनए और आरएनए की लड़ाई है। तो जो चीज रेप्लिकेशन से सॉल्व नहीं हुई, वो चीज हमें स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और मेंडेलियन फैक्टर से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बैठिए, 5 मिनट आपसे बात करें। बंद करें, क्योंकि आज 5 घंटे का टॉपिक है और आज है, तो मैं आपको छोड़ूंगा। पर देखो एक बात याद रखो, कल मैंने बात लोगों से बोली थी कि एक बंदा होता है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा, देखो दूसरा बंदा भी ऑर्डिनरी। अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो क्या चाहिए आपको? तो व्हाट डू यू नीड? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा चाहिए? तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है ऑर्डिनरी लोगों से अलग। और याद रखना, ऑर्डिनरी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। लिख लो ये, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं। और आप मेरी बात को रखते हुए प्लीज मेरे साइड के लिए, मेरे पागलपन के लिए एक काम करो। आप बॉयज जितने भी हैं बैठे रहेंगे, गर्ल्स यहाँ से उठेंगे और जाएंगे। पहले बॉयज बैठे रहेंगे, मैंने बोला है, गर्ल्स जरूरी है। यार इसको पीछे रख दो। ओए, हाँ, आप सबको हैप्पी होली।
और ये जो रंग है केमिकल से दूर रहिएगा।